प्रिपरेशंस ऑफ द एल्कीन्स में अब हमारा जो टारगेट है वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब आप एक जनरल सी बात सोचिए, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का एक्चुअल मीन क्या निकला? डी फॉर माइनस करना, हटाना, रिमूव करना। डी एलिमिनेशन, रिमूवल, जो ठीक आपको लगता है समझ में आता हो। जैसे डिहाइड्रेशन हो गया बंदे का, पानी निकल गया, ठीक है। डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, हेलोजन निकल गई। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसमें आप एग्जैक्टली एच निकाल रहे होंगे और हेलोजन निकाल रहे होंगे, तो माइनस एच एक्स हो जाएगा, माइनस एच एक्स, ठीक है जी। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किसका करोगे? ऑफ द हेलोएल्केन्स, ऑफ द हेलोएल्केन्स। अब आप सोचिए थोड़ा सा, हेलोएल्केन में एक जगह H है, दूसरी जगह X है, कुल मिलाकर एक अल्फा पोजीशन है जिसपे हेलोजन लगा हुआ है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये HX है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का लिटरल मीन ये हुआ कि आप लोगों ने HX का रिमूवल कर दिया है। और अब थोड़ी सी बात सोचिए, HX का नेचर कैसा है? नेचर ऑफ HX क्या है? नेचर ऑफ HX क्या है? भाई साहब ये एसिड है, तो इस एसिड का रिमूवल अगर आपको करना है, अगर किसी भी एसिड का रिमूवल करना है, तो वो कौन कर सकता है? बेस कर सकता है। क्लियर? बेस एब्जॉर्ब्स एसिड, बेस रिएक्ट्स विद एसिड। क्लियर? बेस रिएक्ट्स विद एसिड। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की ये तो एक एसेंशियल कंडीशन हो ही गई है। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन की एसेंशियल कंडीशन तो हो ही गई है कि आपको बेस की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करवाना पड़ेगा। ओके, तो शुरू करते हैं इस काम को। इसका सबस्ट्रेट कौन है? सबस्ट्रेट है मोनो हेलो एल्केन, जिसको आप जनरली आरएक्स लिखते हो, जिसको आप जनरली आरएक्स लिखते हो, ठीक है जी। एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड। तो इसको सीख कर जाइए, 12वीं क्लास में बड़ी हेल्प करेगा आपको ये। क्लियर? और पीछे जो एल्केन चैप्टर करते हुए आप लोगों ने लिखा था ना, पीछे एल्केन चैप्टर करते हुए आपने लिखा था ना कि अगर टर्शरी एल्काइल हेलाइड हो, क्लियर, टर्शरी आरएक्स हो, वो सोडियम की प्रेजेंस में, क्लियर, टर्शरी एल्काइल सोडियम की प्रेजेंस में एलिमिनेशन देकर एल्कीन दे देता है और वर्ड्स रिएक्शन नहीं आती है, वर्ड्स रिएक्शन नहीं आती है। क्लियर ना? तो उस बात का भी एक्सप्लेनेशन अभी हमें मिलने वाला है। तो फिर मैंने कहा जी इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? रिएक्टिविटी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा 2 डिग्री, आरएक्स उसके बाद करेगा, 1s आरएक्स सबसे लास्ट में करेगा। तो टर्शरी एल्काइलाइड रिएक्ट फास्टेस्ट। रिएक्शन किससे करवा रहे हो? तो मैंने आपको बताई था, एल्कोहलिक KOH या फिर NaOH। कुल मिलाकर ये एक स्ट्रोंग बेस का रोल करेगा, और स्ट्रोंग बेस अगर आपके पास हो तो एलिमिनेशन करवाना आसान हो जाएगा। चाहे तो आप उसके लिए सोडामाइड ले लें, चाहे आप पोटेशियमाइड ले लें, या इस तरीके से ढेरों आपके पास बेस हो सकते हैं जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में आपकी हेल्प करेंगे। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने वाले हैं, इसकी 2 कैटेगरीज हैं। अभी इस स्टैंडर्ड पे सीखने के लिए 2 कैटेगरीज हैं। बोलने को तो मैं E1 भी बोलूंगा, E2 भी बोलूंगा, E1 CB भी बोलूंगा। क्लियर? एलिमिनेशन 1, एलिमिनेशन 2, एलिमिनेशन 1 कॉन्जुगेट बेस। तो कैटेगरीज तो ढेरों हैं। कुल मिलाकर हम E1 E2 के बारे में प्राइमरली बात कर लें, E1 E2 के बारे में। तो E1 क्या? यूनी मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है जी। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन, और इसका मतलब है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस।
तो एक एक करके काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे E1 पर, एलिमिनेशन 1 पर। ध्यान से सुनते रहिएगा। E1 पे मैं टारगेट लेकर आया, एक जनरल रिएक्शन मुझे इस पे लिखनी पड़ेगी, जिसको देख देख कर सारा काम होएगा हमारा। एक जनरल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी जिसको देख देख कर सारा काम होएगा हमारा। ठीक है जी। तो यहां मैंने एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिख दिया। फिर आपको बताया कि ये अल्फा है, इसके पड़ोस में बीटा 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 करके मेरे पास 9 बीटा हाइड्रोजन है। फिर हमने क्या किया जी, इस पर हमने एल्कोहलिक इस पर हमने एल्कोहलिक KH रखने की बजाय, क्योंकि टर्शरी है, एल्कोहलिक KH रखने की बजाय एक बड़ा सिंपल सा फोकस रखा। इसको हमने एक वीक बेस प्रोवाइड करवा दिया है, इट इज इथेनॉल, और साथ में हीटिंग का साइन दे दिया है। हीटिंग यहां मस्ट है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हीटिंग ऑलवेज फेवर्स एलिमिनेशन। जितनी ज्यादा हीटिंग करवाओगे उतना एलिमिनेशन को फेवर मिलेगा। हीटिंग ऑलवेज फेवर्स द एलिमिनेशन। हीटिंग एलिमिनेशन को फेवर करता है, तो जितना आप हीटिंग करवाओगे एलिमिनेशन को। और यहां आपको मस्ट है कि सबसे पहले एक वीक बेस ही लेकर चलना है। अब एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, हुआ क्या, इथेनॉल इज कैपेबल टू मेक द इथेनॉल इटसेल्फ पोलर है, इसके अलावा प्रोटिक है। तो इथेनॉल इटसेल्फ इज कैपेबल टू मेक द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। क्लियर। तो यहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से इस बॉन्ड का ब्रेक कंपेरेटिवली इजी हो गया। तो ये भाई साहब अपने आप को एक कार्ब केटायन में कन्वर्ट कर गए हैं, कार्ब केटायन में चेंज कर गए। ये मेरे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल का अनस्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्जन हुआ, स्टेबल का अनस्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्जन हुआ। तो आप समझे, जब भी कोई स्टेबल अनस्टेबल, ये सुबह सुबह आप सो रखे हैं बेड पे, ठीक है जी, क्लियर, 6 AM, स्कूल की बस आने वाली है, 7 बजे। तो जब आपको स्टेबिलिटी, सो रखे हैं आप, जब आप स्टेबल हैं, तब आपको स्कूल की बस की कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बस आने वाली है, आप जाग जाइए। तो एक अनस्टेबिलिटी वाले मोड में आप एंटर करेंगे। आपको स्कूल जाना है, आपको इंस्टीट्यूट जाना है, क्लियर। यहां आप सोए सोए से क्लासों में बैठे हुए हैं, तो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी वाले मोड में जब आप एंटर करेंगे, तो आप अपने आप को बड़ा धीरे धीरे घिस घिस कर आलसी फॉर्म में, लेजी फॉर्म में लेकर जाएंगे, आलसी। तो ये स्टेप्स आपके होंगे स्लो, ये स्टेप्स आपके होंगे स्लो, ये स्टेप्स आपके होंगे स्लो। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई स्टेबल अनस्टेबल में बदलेगा, तब वहां जो स्टेप होएगा वो स्लो। और किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो इस स्टेप में घटनाएं घटेंगी, जो इस स्टेप में फिनोमिनन चलेंगे, वही सारी की सारी आगे रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो ये मेरे पास स्टेप 1 हुआ, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया। ये स्टेप 1 हुआ जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब मैं स्टेप 2 की तरफ बढ़ रहा हूं। तो मैंने आपसे क्या कहा, वीक बेस है, क्लियर। और जो कार्बोकेटाइन बन चुका है, अगर आपने जीओसी पढ़ी हुई है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको पता है इसमें 9 हाइड्रोजन्स ऐसे हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरी बात,
यहां आपने बेस भी ले रखा है और हीटिंग भी ले रखी है, तो इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन बेस के साथ अलविदा, बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जो बीटा था, जो हाइड्रोजन ऑलरेडी बीटा था, तो किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद कुछ इस टाइप से एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो अल्फा से गया हेलोजन, अल्फा से गया हेलोजन, बीटा से गया हाइड्रोजन, इसीलिए बुक्स वाले इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं। लेकिन एक चीज समझने की क्या है, जब आप एक अनस्टेबल को, जो एक इंटरमीडिएट है, जो एक इंटरमीडिएट है, उसको एक स्टेबल न्यूट्रल प्रोडक्ट में बदलते हैं। अब आप स्कूल से वापस घर आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए 1:10 में आपकी छुट्टी होती है, तब आपको 1:02-4 पे सपने आने शुरू सकते हैं घर के। और जब आपकी छुट्टी हो तो आपकी स्पीड देखो, चाहे एनर्जी आप सारी लूज कर चुके हो, वेरी फास्ट। तो एक अनस्टेबल वापस स्टेबल होने जा रहा है, तो उसको बोलते हैं वेरी वेरी फास्ट स्टेप। ये फास्ट स्टेप है। इसीलिए जब भी कभी कोई स्टेबल अनस्टेबल में बदले, जब भी कभी कोई स्टेबल अनस्टेबल में बदले, वो स्टेप होएगा स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी चीजें हो रही हैं, उसके अंदर जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसके अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, वो सारी की सारी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगी। फास्ट स्टेप इज अ फॉर्मल स्टेप। फास्ट स्टेप में होने वाला कुछ भी हमारे काम का नहीं है। मान लीजिए कि हिटिंग का साइन हटा दे तो स्पीड स्लो हो जाएगा। अगर यहां जो इथेनॉल है इसको वीक से वीक से वीक से वेरी वीक करता चला जाए तो भी रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। इथेनॉल हटा दूं तो भी रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। तो मुझे ऐसे ऐसे सबस्टांसेस चाहिए जो इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। टूट तो वो अपने आप ही रहा है, फिर भी हमें यहां समझना था कि सब कुछ अगर कोई डिफाइनिंग फैक्टर है तो वो है स्टेप 1, इसलिए उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तभी तो आप बोलते हो कि अगर मुझे इवन करवाना हो तो स्पीड किसकी फास्ट है, टर्शरी रिएक्ट्स फास्टर एज कंपेयर टू द प्राइमरी। हाँ, अगर सारे के सारे एल्काइल ग्रुप सेम हो, अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप सेम हो, अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप सेम हो, तो आयोडीन के केस में रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ब्रोमीन में स्लो हो जाएगी, और क्लोरीन में और स्लो हो जाएगी, और फ्लोरीन में हो सकता है आपको इवन मिले ही ना, उसकी जगह पर हम दूसरा मैकेनिज्म स्टार्ट कर लेंगे। तो कंक्लूसिव इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप समझने में यहां इंटरेस्टेड हो तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, टर्शरी फास्ट रिएक्ट करता है, क्लियर। और जब भी कभी वीक 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 बेस आ जाए, विद हीटिंग का साइन आ जाए, तो रिएक्शन इवन प्रोसेस से प्रोसीड करेगी, एलिमिनेशन 1 से प्रोसीड करेगी, क्लियर है। और इसको अल्फा बीटा 1-2 एलिमिनेशन तो आप कह ही रहे हो। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल वैसे मैं आपको करवाऊंगा ही, रख रख कर आप आंसर निकाल सकते हो। मान लीजिए आपको उसने कुछ इस टाइप से यहां मिथाइल यहां क्लोरीन दे दिया, तो आपको पता है कि इसमें कार्बोक्टेन बनना है। अगर इथेनॉल देगा, अगर हीटिंग का साइन देगा, अगर वीक बेस देगा, वीक बेस न्यूट्रल फॉर्म में वीक, और अगर ये इथोक्साइड हो जाए तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अभी वीक की बात करते हैं, न्यूट्रलाइजली वीक है। तो यहां कार्बोक्टेन बना, और जितने बच्चे सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं वो समझते हैं कि कार्बोक्टेन में रीअरेंजमेंट है, हो सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी 3 डिग्री एंड स्टेबल कार्बोक्टेन है, ये ऑलरेडी 3 डिग्री स्टेबल कार्बोक्टेन है। तो इन भाई साहब ने 2 टाइप के आंसर आपको देने हैं। एक तो अपने किसी भी पड़ोस से एच उठा ले, यहां से उठा ले, तो
कुल मिलाकर हमें समझना है कि यहां सेटजेफ रूल, यहां सेटजेफ रूल, सेटजेफ कोई स्पेशल थॉट नहीं लेकर आया था। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबिलिटी। तो सेटजेफ सर ने क्या बोला? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। जो जितनी एल्कीन एल्काइलेटेड है, मतलब जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन विद रेजोनेंस है, विद हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसका यील्ड क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसकी परसेंटेज क्या हो गई है? जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा, गिने नंबर ऑफ अल्फा, क्लियर, दो यहां पड़े हुए, ओके, इसके पड़ोस में दो यहां पड़े हुए और तीन यहां पड़े हुए, कुल मिलाकर 7। जबकि यहां चेक करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही मिलेंगे अल्फा हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो इवन, वो फेवर किससे होएगा? सेटजेफ रूल से फेवर होएगा, कार्बोकटाइन के थ्रू प्रोसीड करेगा। तो सिंपल सिंपल सी बातें इवन के रेफरेंस में मैं आपसे बात कर लूं। अगर इवन प्रोसीड कर रहे हो तो 3 to 1 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इवन प्रोसीड कर रहे हो, आर अगर सेम हो तो आयोडाइड क्लोराइड, आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। और मैं तो फ्लोराइड के लिए मना ही कर रहा हूं आपको, ठीक है जी। अगर यहां मेरे पास, अगर मेरे पास यहां बेस की बात करूं तो मुझे वीक बेस से ही काम चल जाएगा, ठीक है जी। स्लो स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन है, स्लो स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन है। और अगर कहीं कार्बोकटाइन बने तो वहां एक स्पेशल करेक्टर जुड़ेगा, री अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, ठीक है जी, रीअरेंजमेंट। और जो प्रोडक्ट की यील्ड है, प्रोडक्ट की यील्ड है, वो सेटजेफ से मेजर बनेगी, वो सेटजेफ से मेजर बनेगी, वो आपके पास सेटजेफ रूल से मेजर बनेगी, क्लियर ना? सेटजेफ रूल से मेजर बनेगी। इसको जेटसेव रूल भी बोलते हैं। 2020 में इसका जो नेम है वो जेटसेव लिखा आया था, ZDITSCV, जेटसेव, क्लियर है? वैसे सेटजेफ बोल देते हैं जनरल प्रोनाउंसिएशन में। हाँ, और उसके बाद आपको देखना है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर सेम हो, अगर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर सेम हो तो फिर ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर सेम हो तो ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होगी। तो कुछ ऐसी बातें जो आपको इवन के करेक्टरिस्टिक्स में देखनी चाहिए, 3 to 1, आर सेम हो, IBrCl, वीक बेस की प्रेजेंस में होएगा, स्लो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन होता है, स्पेशल करेक्टर रीअरेंजमेंट है, अगर अनस्टेबल हो तो स्टेबल में कन्वर्ट, यील्ड बनेगी सेटजेफ से, और अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होएगा। और कभी कभी इवन ये भी पूछा जाता है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, क्लियर, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। तो हमें देखना चाहिए काउंट बीटा हाइड्रोजन, क्लियर है? काउंट द टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ये ज्यादा अच्छी लाइन है, क्लियर। अगर दो टाइप के बीटा तो उतने प्रोडक्ट। और मेजर मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जिसके पास ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट की बात कर ले ना, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट की बात कर ले, तो उसका तरीका तो आपके पास बीटा की टाइप काउंट कर लो। अगर मेजर की बात कर ले, और एक बात ध्यान रखना कि अगर रीअरेंजमेंट के चांस हो तो उसको करवा कर ही चीजें सोचनी पड़ेंगी, ओके। मेजर बोले तो मेजर में आपके पास सेटजेफ रूल ही चलेगा, ठीक है जी। मेजर को डिसाइड करने वाला सेटजेफ रूल ही होएगा, मेजर को डिसाइड करने वाला सेटजेफ रूल ही होएगा। तो एक बार इस पूरे को ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, जहां आपको दिक्कत आती है इवन के अंदर, फिर हम उसके बाद बात करेंगे, क्लियर, किसके बारे में? E2 के बारे में। और फिर आप एग्जैक्ट डिफरेंस कर पाओगे कि एरो पे उसने इथेनॉल लिखा है तो मुझे उसके अंदर
अगर एरो पे इवन रखा है तो उसके अंदर मुझे क्या करवाना चाहिए, रीअरेंजमेंट और कार्बोक्टेन बनाना चाहिए। ठीक है जी, तो देखिए इसको ध्यान से, फिर आगे बात। एलिमिनेशन 2, एलिमिनेशन बाय मोलिकुलर। तो ये एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, क्लियर ना, ये एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। इस पर मैंने पिछले केस में तो आपको कहा था कि वीक बेस ले लें आप, ये देखिए वीक बेस, मैंने स्ट्रॉन्ग बेस रखा नहीं, नेगेटिव है तो पक्का वीक बेस तो हो ही गई, नेगेटिव है तो पक्का स्ट्रॉन्ग बेस तो हो ही गई, और न्यूट्रल है तो वीक बेस हो गई होगा। तो अगर कोई एनायनिक फॉर्म में है जैसे कि मिथोक्साइड है, और अगर कोई न्यूट्रल है जैसे कि मिथेनॉल है, तो बाय डिफॉल्ट ये है कि जो एनायन है, भाई एनायन है तो अच्छा डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो ही गई, और अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होएगा, अगर अगर कोई अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होएगा तो बाय डिफॉल्ट ही वो क्या बन जाएगा, गुड और स्ट्रॉन्ग बेस भी बन जाना है। ठीक है, ये कंपेरेटिवली क्या होएगा, वीक बेस होएगा। तो यहां स्ट्रॉन्ग बेस यदि आप यहां हीटिंग विटिंग का साइन आप चाहे ना दे, ठीक है, लेकिन हीटिंग दोगे तो एलिमिनेशन तो फेवर करना ही करना है। अब देखो हुआ क्या, समझे मेरी बात को ना, देखो ये बॉन्ड टूट तो सकता ही है, इस बॉन्ड के अंदर क्लीवेज तो हो ही सकता है, ये बॉन्ड टूट तो सकता ही है, लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो क्या है, ये जो आपके पास बेस है ना, ये अटैक से पहले, क्योंकि पावरफुल बेस लेने का मतलब क्या हुआ, अटैक से पहले, अटैक से पहले ही यहां जो ये है ना बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक, तो यहां बॉन्ड ब्रेक से पहले अटैक ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का कोई मीनिंग तो होना चाहिए ना। अगर आपने बेस बदला है, अगर आपने इस वीक बेस की जगह पर कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो कोई मीनिंग से ही लिया होगा ना। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस में क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस ये इस बॉन्ड डिसोसिएशन से पहले इस पर अटैक कर देगा, तो उस बात को हमें समझना है। देखिए ये एक एक्स बॉन्ड है, यहां आपके पास बेस है, तो बेस को क्या अच्छा लगता है, एसिड अच्छा लगता है, क्लियर। तो इस बीटा कार्बन पर ये जो बीटा हाइड्रोजन है, इस पर मिथोक्साइड का अटैक हुआ, और एक चांस देखिए आप, जो ये अटैक हुआ ना मिथोक्साइड का, ये जो मिथोक्साइड का अटैक हुआ, वो जिस साइड में हेलोजन है, जिस साइड में हेलाइड है, उसके जस्ट उल्टी साइड में अटैक हुआ, जस्ट उल्टी साइड में अटैक हुआ, जस्ट उल्टी साइड में अटैक हुआ। और अपोजिट अटैक क्यों हुआ, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस था, जो स्ट्रॉन्ग बेस था वो कौन था, एनायन, और जिस साइड में अटैक होना था, फ्रंट साइड में भी कौन पड़ा हुआ है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। तो किसी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज साइड से जब कोई एनायन अटैक करेगा, तो आप खुद समझदार हैं, नेगेटिव नेगेटिव को, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा जी, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो जब ये रिपल्शन होने लगेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल, तो जब ये रिपल्शन होने लगेंगे, क्लियर, तो इसीलिए सबसे जो सुटेबल अटैक होएगा वो इसका अपोजिट मतलब बैक साइड से ही होने वाला है। तो ये जो आपके सामने बनी हुई है, इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोल देते हैं। ट्रांजिशन मतलब नीदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट बीच में फंसा हुआ है बेचारा। जब आपके घर में कोई प्रोडक्ट आता है ना, कभी ऑनलाइन खरीदते हैं आप, तो उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक करें तो लिखा आता है इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ, बीच में फंसा हुआ है, क्लियर। तो ये बीच में फंसा हुआ है, और सबको पता है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होएगा वो हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है, हाईली एनर्जेटिक स्पीसीज है, क्लियर। इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है वो हाई है। यूं मान के चलें इस ग्राफ के अंदर ये जो पीक है, ठीक है जी, ये पीक जो है वो किसका है, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का है। अब इसके पास दो इलाज बचते हैं, या तो ये अपने घर वापसी कर ले, क्लियर, या तो ये वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना दे या प्रोडक्ट बना दे। तो जिसमें भी इसको फायदा हो, मतलब जो भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो उस तरफ ये जाएगा। तो हेलाइड यहां से बाहर हुआ, ठीक है जी, और मिथेनॉल यहां से बाहर हुआ, ये देखिए। और जो आपके पास बचा, ध्यान से सुने, यहां आ गया, ये यहां मूव कर गया, क्लियर।
तो कुल मिलाकर आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो CH3 डन, ये मिथाइल डन, और यहां क्या हो गया CH2। तो ये आपके पास एक एल्कीन बन गई है, ये आपके पास एक एल्कीन बन गई है E2, एलिमिनेशन बाई मोलिकुलर के थ्रू, एलिमिनेशन बाई मोलिकुलर के थ्रू, एलिमिनेशन 2 के थ्रू। तो ये मैकेनिज्म है, पूरी बात समझ ले। ये स्टेप आपके पास स्लो है, मैंने आपको क्या कहा था, अगर कोई भी स्टेबल अनस्टेबल बने तो वो होती है स्लो स्टेप, और उसके बाद का स्टेप क्या होएगा फास्ट, जिससे फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो E2 एलिमिनेशन के थ्रू आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो एल्कीन्स है। हम लोग सीख रहे थे E2 मैकेनिज्म। तो E2 मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया डी हाइड्रोहेलोजिनेशन आप कर रहे हैं, और डी हाइड्रोहेलोजिनेशन जब आप कर रहे हैं तो वहां स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, हीटिंग की वैसी नीड नहीं है, आप ले सकते हैं। और जो बेस है वो बैक साइड से अटैक कर रहा है क्योंकि फ्रंट साइड से उसको रिपल्शन फील हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात आपको यहाँ इस मोड पे बतानी है कि कहीं ना कहीं जो E2 एलिमिनेशन है वो एक ट्रांस एलिमिनेशन है। E2 एलिमिनेशन इज द ट्रांस एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन इज द ट्रांस एलिमिनेशन, ठीक है जी। अब आप थोड़ा सा इस बात को यूं समझें कि अगर आपके पास कहीं ना कहीं एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें रीअरेंजमेंट के चांस हैं, अगर मैं इस जगह पे आपको एक वीक बेस दे दूं और हिटिंग का साइन दे दूं, और इसी के साथ अगर मैं आपको स्ट्रोंग बेस दे दूं, हिटिंग की वैसे नीड होती नहीं है इस जगह पे, सोलवेंट मिथेनॉल दे दिया, तो बात को यूं समझें कि इस जगह पे रिएक्शन E1 से प्रोसीड करेगी और यहां रिएक्शन E2। तो आपको पहले बताया था E1 में कार्बोक्टेन बनेगा, E1 में कार्बोक्टेन बनेगा, जो एलिमिनेशन 1 है ना उसमें कार्बोक्टेन बनेगा। इफ यू वांट टू सी देन यू कैन कम विद मी। नाउ सी, ये आपके पास जनरल रिएक्शन ऑफ द E1 है, एलिमिनेशन 1। इस एलिमिनेशन 1 के अंदर आप देखें बॉन्ड ब्रेक हुआ, वीक लिया हुआ था बेस आपने, और हिटिंग तो कार्बोक्टेन बना। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप E1 की बात कर रहे हैं तो वहां कार्बोक्टेन बनना मस्ट है, और कार्बोक्टेन बनने के बाद उसको चेक करें, अगर वो 2 डिग्री है तो उस 2 डिग्री के अंदर या 1 डिग्री है तो अपने आप को रीअरेंज करेगा, वो अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो रीअरेंज करके इसने अपने आप को टर्शरी कार्ब केटायन में कन्वर्ट कर लिया, और इससे हम बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इट इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट, पूरा के पूरा इस जगह पे शिफ्ट हो चुका है। इट इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इस 1,2 मिथाइल शिफ्ट के बाद अब आपके पास चांसेस क्या है, इस जगह से, इस जगह से ये, और इस जगह से H के निकलने के। तो मैंने क्या किया, इन जगहों से HH निकालने की कोशिश की। लो जी, तो मेरे पास पहला प्रोडक्ट ये बन गया यहां से H निकलने के बाद, ठीक है जी। और दूसरा मेरे पास ये इस साइड से बन गया, दूसरा मेरे पास बनेगा राइट हैंड साइड से। तो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो सेटजेफ या जेटसेव रूल से बना, ठीक है जी। और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ओनली एंड ओनली 4 है। तो इसकी यील्ड जिसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है ज्यादा होगी, और जिसके अंदर सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन है वो माइनर होएगा, उसकी यील्ड कम होगी। अब चलते हैं E2 की तरफ, अब चलते हैं E2 की तरफ। तो E2 में कार्बोक्टेन बनने के चांस है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप स्ट्रोंग बेस दे रहे हो। स्ट्रोंग बेस ने देखा कि जो अटैक करना है वो रियर साइड से, क्योंकि स्ट्रोंग है तो बाय डिफॉल्ट इसका अटैक जो होगा, जो स्ट्रोंग है बाय डिफॉल्ट वो जो अटैक करेगा वो पहले कर देगा बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्टेन। बस यही एक मेजर डिफरेंस है। सबस्ट्रेट आपके पास सेम हो और एक जगह वीक बेस हो, एक जगह स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो आपको वीक बेस की कंडीशन में हिटिंग के साइन के साथ एलिमिनेशन 1 में कार्बोक्टेन बनाकर जाना है। अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अल्फा बीटा बीटा, इस साइड बीटा में तो कुछ है नहीं, तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट है
वो बिना कार्ब कटायन बने, ये मेजर हो जाए। क्योंकि दूसरी साइड तो आपने जो बीटा हाइड्रोजन है वो तो रखे नहीं ना, तो इसका मेजर प्रोडक्ट यही है, क्योंकि दूसरा कोई प्रोडक्ट इसमें बन ही नहीं रहा। ये अल्फा हुआ, पड़ोस में बीटा हुआ, ये बीटा खाली पड़ा हुआ है, तो इस बीटा से एच, इसमें रीअरेंजमेंट के चांस थे नहीं। बस यही एक मेजर डिफरेंस आपके पास आ गया है। यू शुड सी द एरो। अगर आप एरो पे देखें, वीक बेस है, न्यूट्रल इज ऑलवेज वीक बेस, अगर पानी और हाइड्रोक्साइड में कंपेयर करेगा। और यहां मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ बेस का क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो, तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस में हाइड्रोक्साइड की स्ट्रेंथ ज्यादा है न्यूट्रल के कंपैरिजन में। जो उसका कॉन्जुगेट एनायन है वो ऑलवेज क्या होएगा, स्ट्रोंगर होएगा। जैसे मिथेनॉल है, मिथेनॉल से मिथोक्साइड स्ट्रोंगर बेस है। जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल से स्ट्रोंगर इथोक्साइड है। जैसे अमोनिया है, NH2 माइनस है। अब बेस का मतलब क्या समझते हो, जो प्रोटॉन से चिपके जाकर। तो अगर एनायन है ना, तो वो प्रोटॉन पर, एनायन है ना, तो प्रोटॉन पर फास्ट अटैक करेगा, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा। तो लास्ट एंड फाइनल रिवीजन, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, यहां वीक बेस लिया, यहां स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ये E1 से प्रोसीड करेगा, ये E2। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब वीक बेस हो यू शुड हैव द साइन ऑफ हीटिंग। स्ट्रॉन्ग बेस में हीटिंग की नीड नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग है, वो खुद ही सारा के सारा काम कर डालेगा। ओके, तो E1 E2 का डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया, तो इसको मैं बोलना चाहता हूं, अगर कहीं भी लेस स्टेबल एल्कीन हायर यील्ड में आ गई, लेस स्टेबल एल्कीन इज इन हाई यील्ड, less stable alkene is in high yield, less stable alkene is in high yield, तो इसको हम बोलते हैं होपमैन्स एलिमिनेशन। होपमैन्स एलिमिनेशन, इसको होपमैन्स एलिमिनेशन बोलते हो। ये होपमैन्स एलिमिनेशन है, इस पर और भी आगे बात होती रहेगी आपसे। सेटचेव का मतलब एक ही है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। तो अगर आप इसका रिवीजन कर लें प्रॉपर, तो आपका ये टॉपिक बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैं आपको लेके चलता हूं, थोड़ा सा पीछे मेरे साथ चलें। मैं आपको दिखा रहा था कि प्रिपरेशन के मेथड्स मेरे पास कौन कौन से हैं। तो फ्रोम एल्केन हमने डन कर लिया। ओके, फ्रोम एल्कीन हो ही नहीं सकता, एल्काइन पे पीटीपीडी आपने अटैक करवा दिया, लिंडलार और बिर्च करवा दिया। मोनोहेलो एल्केन का बेस की प्रेजेंस में E1 E2 करवा दिया। ठीक है जी। अब मैं जो आपको लेके चलने वाला हूं वो है डाई हेलो एल्केन्स का डी हेलोजिनेशन। अकेला हेलोजन निकल रहा है, अकेला हेलोजन निकल रहा है, तो ये होएगा आपके पास डाई हेलो एल्केन का डी हेलोजिनेशन, डाई हेलो एल्केन्स का डी हेलोजिनेशन। तो चलिए टारगेट करते हैं जी हम अपनी तरफ। रिवीजन जरूर करते रहिएगा, साथ साथ में रिवीजन करने से आपका ये टॉपिक बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट मेथड मेरे पास प्रिपरेशन का चल रहा है। हेडिंग क्या लिखने वाले, डी फॉर एलिमिनेशन, डी फॉर एलिमिनेशन। ठीक है जी, एलिमिनेशन, डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन्स का उड़ना, हेलोजन्स का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ द हेलोजन, रिमूवल ऑफ द हेलोजन्स, रिमूवल ऑफ द हेलोजन्स। ठीक है जी। तो चलिए समझ लें बात को। मैं आपको किसका डी हेलोजिनेशन किसका, ऑफ द डाई हेलो एल्केन्स, ऑफ डाई हेलो एल्केन्स। डाई हेलो एल्केन्स का आप क्या करने जा रहे हो, डाई हेलो एल्केन्स का आप क्या करने जा रहे हो, डी हेलोजिनेशन। तो थोड़ा सा मैं आपको टारगेट दे दूं, वही हमारा ट्रेंड बात को समराइज करके लिखने का, बट 100% लिख देंगे। सबस्ट्रेट कौन है जिन पे अटैक होना है, डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन सबस्ट्रेट है। ओके, अब डाई हेलो एल्केन में भी आगे मुझे इसको क्लासिफाई करके देखना है, मुझे इसको क्लासिफाई करके देखना है। जनरल फॉर्मूला इनका क्या बन जाएगा, 12वीं क्लास में बड़ी हेल्प लगेगी। टीचर आपको बोलेगा डाई हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन, तो आप डाई हेलो एल्केन्स का जो क्लासिफिकेशन करवाने जा रहे हो, पहला है विसिनल। विसिनल मतलब क्या होता है, नेबर, नेबर पड़ोसी। ठीक है जी। तो दो हेलोजन जब पड़ोस में लगे हों, एडजेसेंट लगे हों, 1 2 1 2 के अलावा 2 3, ठीक है जी, यहां लगा दिया एक, यहां लगा दिया आपने। तो ये विसिनल की पहचान है, दो हेलोजन एडजेसेंट में हो।
दो हेलोजन पड़ोसियों, नेबरों। ओके, उसके बाद मैं समझ लेता हूं अब विसिनल के बाद जेमिनल। विसिनल के बाद जेमिनल। जेमिनल का मतलब क्या होता है? बोथ हेलोजन्स आर ऑन सेम, बोथ हेलोजन्स आर ऑन द सेम कार्बन, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन्स अटैच हो। क्लियर है? तो इस बात को यूं समझ ले, ये लो जी। और जेमिनल का मतलब क्या होता है? जेमिनी। जेमिनी का मतलब क्या होता है? ट्विंस। तो ट्विंस क्या होते हैं जी? जब एक ही पर दो हों। ट्विंस क्या होते हैं? जब एक ही पर दो हों, उसको बोलते हैं ट्विंस। ठीक है जी। तो ये आपके पास जेमिनल, मतलब बोथ हेलोजन्स सेमी कार्बन पे हैं, इनको जेमिनल बोलते हैं। अगला क्लासिफिकेशन जो मेरे पास आ रहा है उसको ध्यान से देखिए और समझें। यह है अल्फा ओमेगा। यह है अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा का मतलब पता है क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन, ऑफ द चेन कंटेन्स हेलोजन्स। ठीक है जी। और ये मिनिमम 3 कार्बन से शुरू होएगा। क्लियर? नहीं तो वही विसिनल बन जाना। तो यहां आपके पास 3 कार्बन की चेन बनाकर फर्स्ट और लास्ट पे मैंने क्या रख दिए? 2 हेलोजन ग्रुप डाल दिए हैं। फर्स्ट और लास्ट पे 2 हेलोजन ग्रुप डाल दिए, तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या? दोज आर नोन एज अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस आगे बढ़ने में आपने रिएक्शन किससे करवानी है? सबस्ट्रेट के बाद आप रिएक्शन किससे करवा रहे हो? जिंक। और जिंक को देखते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। क्योंकि चेहरे पे स्माइल इसलिए आएगी क्योंकि ये जो आपके पास जिंक बन रहा है, क्लियर, ये एक वेरी गुड क्या है जी? रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आदत क्या है इसकी? जिंक +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस टाइप से। और यहां का जो सोलवेंट है वो कौन है जी? मीथेनॉल। या फिर इसकी जगह कोई भी एक अल्कोहल पुट कर सकते हैं, वो सोलवेंट का रोल कर रहा है। तो बात को समझें। सबसे पहले मैंने जेमिनल का, विसिनल का इथाइलिन डाइहेलाइड लिया, यहां जिंक लिखा या मिथेनॉल लिखा। ये दोनों हेलोजन जिंक की प्रेजेंस में बाहर हो गए। क्लियर? और यहां आपके पास क्या बन गया? इथीन बन गया। ओके। अब इसके अंदर घुस के देखना चाहते हो उससे पहले थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस डाल लो अपने दिमाग में। अगर मैं यही विसिनल, ठीक है, दोनों हेलोजन जाएंगे, वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा बस। और यही प्रैक्टिस आप इधर खेलते हुए चलते हो। अगर जेमिनल है ये, जेमिनल के लिए 2 बातें फेमस है। क्या? कि ये कोरस्पोंडिंग एल्कीन्स तो बनाता ही बनाता है, कोरस्पोंडिंग एल्कीन्स तो बनाता ही बनाता है, साथ साथ में इसने हायर एल्कीन्स भी देनी है, जैसे कि वर्ड्स रिएक्शन में होता है। चेक कर ले। लो जी। तो यहां समझेंगे कि आप लोग ZnCl2, ठीक है जी, 2 मॉलिक्यूल ZnCl2 के एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल ZnCl2 के एलिमिनेट हो जाएंगे, माइनस ZnCl2 विथ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 2। चेक करना चाहते हैं आप लोग तो मैं इसको हाईलाइटेड कर ही देता हूं यहां पर। तो इससे 2 ब्यूटीन बनने के चांस हो गए। तो जब आप जेमिनल लेके चलते हो तो कोरस्पोंडिंग तो बनाने ही बनाने, हायर एल्कीन्स बनने के भी चांस होंगे, हायर एल्कीन्स बनने के भी चांस होंगे। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसके अंदर घुस के देख ले कि एक्चुअली हो क्या रहा था। क्लियर? इसके मैकेनिज्म की तरफ नजर मार लें कि हुआ क्या। जिंक की आदतें आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर किसी एक विसिनल पे, अब समझें,
लो जी, क्योंकि पोलैरिटी बॉन्ड में है, यह माइनस है, यह प्लस है। आपको पता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, उस पोलर बॉन्ड में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, सीएल पे पार्शियल नेगेटिव है। और यही हरकत में जब यहां से एक सीएल निकलेगा तो वहां प्लस आएगा, और वो प्लस जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बेचारा गरीब है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो मेरे भाई इस जगह पे माइनस का साइन आ गया। ठीक है जी, क्योंकि अगर कोई 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कार्ब एनायन में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो जैसे ही इसकी शिफ्टिंग, क्योंकि एक इसमें ड्राइविंग फोर्स लगातार वर्किंग है, जिंक +2 की प्रेजेंस, ओके, तो वापिस सीएल माइनस हुआ, तो नेगेटिव जैसे यहां शिफ्ट होएगा सीएल माइनस यहां आ जाएगा, और इस सीएल माइनस को जो यहां से डिस्प्लेस और रिप्लेस हुआ था, रिमूव हुआ था, जिंक +2 रिएक्ट करेगा 2 क्लोराइड के साथ और ZnCl2 बाहर हो जाएगा। इस तरीके से आप एक एल्कीन बना लेंगे। ठीक है जी। अब कुल मिलाकर आपके पास जितनी वो प्रैक्टिस आपको देता रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर लिखते रहिएगा। मान लीजिए आपको प्रैक्टिस के अंदर उसने 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन दे दिया, 2,3 डाइक्लोरो, क्लियर, हाँ, ब्यूटेन दे दिया, तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 2 ब्यूटेन। ठीक है जी, ओके। चलो, इसकी मैकेनिज्म में और भी स्टीरियो केमिस्ट्री भी एंटर करेंगे, लेकिन वो हम सोच के चल रहे हैं कि थोड़ा सा इसको भी अब हल्के लेवल पे रहते हैं। इसकी मैकेनिज्म पे एक स्पेशल वीडियो आपके लिए और तैयार कर देंगे, अभी सिर्फ आप इसकी प्रैक्टिस करें। चलो, अब जो मैं लेकर चलने वाला हूं, डिहाइड्रेशन। बेसिक बात और समझ लें, अगर आप अल्फा ओमेगा और जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहां आपके पास साइक्लोएल्कीन, ठीक है जी, तो अल्फा ओमेगा विल गिव द साइक्लोएल्केन्स, और ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लोप्रोपेन है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आर 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में मेरे पास नेक्स्ट मेथड जो है प्रिपरेशन का इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन, मतलब पानी का निकलना। कहां से निकलेगा पानी? अब पानी को एल्केन एल्केन एल्काइन और एल्काइल हैलाइड से तो निकलने से रहा, जहां OH होएगा वहीं से तो निकलेगा, क्लियर। डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल्स। देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब सबसे पहली बात, क्या इसका सबस्ट्रेट क्या है? इसका सबस्ट्रेट क्या है? तो साफ सी बात है, एल्कोहल है, सबस्ट्रेट है इसका। व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर? व्हाट इज द reactivity order? What is the reactivity order? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री को डिहाइड्रेट करना सबसे आसान है, लेकिन हर बात लॉजिक से चलती है, हर बात लॉजिक से चलती है, हर बात लॉजिक से चलती है। कैसे? थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बात को। जितना पॉजिटिव इंडक्शन होएगा, जितना पॉजिटिव इंडक्शन होएगा, ठीक है जी, जितना पॉजिटिव इंडक्शन होएगा उतना इस कार्बन और O के बीच में स्ट्रेन बढ़ जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो इस वजह से इस बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक, इसका बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड फिशन, बॉन्ड का टूटना क्या हो जाएगा? इजी। और आपको OH निकालना है ना, दैट्स व्हाई टर्शियरी रिएक्ट फास्टेस्ट, टर्शियरी रिएक्ट फास्टेस्ट। इस पूरे प्रोसेस में टर्शियरी फास्ट रिएक्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पानी निकालने के लिए रिएक्शन किसके साथ करवानी है? रिएक्शन विद, उसके लिए आपके पास कॉन्संट्रेटेड H2SO4, और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कहीं भी टेम्परेचर होएगा, टेम्परेचर फेवर्स द डिहाइड्रेशन और एलिमिनेशन। जितना हाई टेम्परेचर उतना 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 रिमूवल आसान। तो यहां मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया,
क्लियर, मिनिमम 160 से स्टार्ट कर सकते हैं आप, क्लियर। और इसके अलावा H3PO4 वेपर फॉर्म में लेने का दूसरा मतलब हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आप इसमें भी हाई टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट एल्यूमिना ले लो, इसके लिए टेम्परेचर और भी ज्यादा चाहिए 350, क्योंकि एल्यूमिना ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर डिहाइड्रेशन करवा रहा है, जबकि H2SO4 जो है वो रीअरेंजमेंट वाला फंडा लगाएगा। मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं, समझते जाइएगा। तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसमें चाहिए, क्लियर। लेकिन इसकी मैकेनिज्म में कार्बोक्टाइन नहीं बनता, और जहां भी प्रोटॉन है वहां कार्बोक्टाइन बनेगा। ये बात आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग के अंदर रखनी है, ये बात आपको अच्छी तरह से। कैसे, अभी समझते हैं जी। प्रोसेस क्या है, मैंने आपको बताया प्रोसेस क्या है। प्रोसेस है पानी का निकलना, गर्मी लगी पानी निकल गया, गर्मियों में तो डिहाइड्रेशन होता है बच्चे, क्लियर। तो प्रोसेस है डिहाइड्रेशन। कहां कहां से हो रहा है, अल्फा से OH, बीटा से H, तो अल्फा बीटा और 1,2 एलिमिनेशन इसको बोलोगे, अल्फा बीटा और 1,2 एलिमिनेशन इसको बोलोगे, अल्फा बीटा और 1,2 एलिमिनेशन इसको बोलोगे। एक बार ट्रायल ले लें, ये लो जी, ये मेरे पास इथेनॉल है, ये मेरे पास अल्फा पोजीशन पे OH है, ये बीटा से H निकलेगा, और यहां मैंने ऊपर जो रिएजेंट दे रखे हैं उनमें से कुछ भी ले लें, तो पानी निकलकर यहां मेरे पास इथीन बन जानी है। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म पे हम लोग गौर करें, मैकेनिज्म पे गौर करें, ठीक है जी। अब आपको पता है ये प्रोटॉन कंटेनिंग एसिड है, आयनिक इक्विलिब्रियम याद रखें आप अपना। ये भाई साहब इस इक्विलिब्रियम में मिलते हैं। H2SO4 एग्जिस्ट इन दिस इक्विलिब्रियम, H2SO4 एग्जिस्ट इन दिस इक्विलिब्रियम, H2SO4 इस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। अब क्या हुआ, ये आपके पास एल्कोहल है, ओके, ये आपके पास प्रोटॉन। अब आप मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये भाई साहब इस कार्बन के पास गया, कार्बन कहता मेरे पास जगह नहीं है, आप कहीं और जाए। यहां गया, कहता मेरी वैलेंसी कंप्लीट, आप कहीं और जाए। तो ये जब यहां जाएगा, क्लियर, तो इसके पास लोन पेयर होने की वजह से इसके साथ इसका बॉन्ड बनकर यहां मेरे पास ओपर पॉजिटिव, अगर तुम इसको बेस कंसीडर कर रहे हो, क्लियर, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया है। और एक बात हमेशा दिमाग में रखकर, ऊपर जैसे ही प्लस आया, ऊपर जैसे ही प्लस आया, इसने इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स खींचने शुरू कर दिए, क्लियर। अब जो OH2 प्लस है, इट इज वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रोअर, वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, ठीक है जी। तो अब हमें समझना क्या है, ये जो वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप था यहां से बाहर हो गया, तो आपके पास इस पूरे मैकेनिज्म में किसका फॉर्मेशन हो गया जी, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, हमारी केमिस्ट्री में जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन है, फुल प्रूफ गारंटी के साथ, जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन है, दोस ऑल आर फास्ट इन नेचर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हो, जिसमें न्यूट्रलाइजेशन होता हो HCl NaOH, ओके, और जहां भी आपके पास ये एसिड बेस हो रहा है, तो ये रिएक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होगी, फास्ट होगी। नाउ अब सोचिए आप, यहां से पानी निकल रहा है, ओके, ये वाटर का रिमूवल हो रहा है, जो वाटर का रिमूवल हो रहा है ये एसिड बेस रिएक्शन तो है नहीं, क्लियर, दैट्स व्हाई इट इज स्लो रिएक्शन। और हमारी केमिस्ट्री में जहां स्लो रिएक्शन है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। इस पूरी मैकेनिज्म का ये हीरो है। ये अगर पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, तो थर्ड स्टेप इस रिएक्शन मैकेनिज्म का हीरो है। इसमें कौन बना हुआ है, कार्बोक्टाइन। अब देखो, अब यहां जो HSO4 है, इसका प्रोटॉन तो यूज हो गया, वो तो पानी के फॉर्म में बाहर हो गया। HSO4 कह रहा है मैं क्या करूं यार, मैंने तो रिएक्शन में पीछे जाना था, बैकवर्ड जाना था। तो वो HSO4 कह रहा है ये प्रोटॉन मुझे दे दे ठाकुर, ये प्रोटॉन मुझे दे दे ठाकुर। तो इस कार्ब कैटायन का जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रखा है इसके अंदर, इसमें सब चीजों का लॉजिक है, बिना लॉजिक के काम नहीं बनता है। तो यहां का HSO4
क्लियर? मैं लिख देता हूं इसका डायलॉग। प्रोटॉन मुझे दे दे ठाकुर। तो ठाकुर ने दारू पी रखी है, अल्कोहल पी है ना, ये देखो। तो होएगा क्या, इस कार्बोकेटायन के जो H हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हैं, वो कोई भी एक प्रोटॉन बाहर हो जाएगा और H2SO4 मेंटेन हो जाएगा। तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं, तभी हम इसको बोलते हैं इट इज एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। ये एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन है। ये एसिड, क्योंकि एसिड ने पहले अटैक किया, H2SO4 ने पहले अटैक किया और वही H2SO4 बाद में बाहर निकल गया, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड। और एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन में कार्ब कैटायन बना, और कार्ब कैटायन में चांसेस ऑफ द रीअरेंजमेंट है। तो आपको जो एल्कीन्स बनाने हैं वो रीअरेंजमेंट वाले बनाने, और अकॉर्डिंग टू द जेटसेव रूल, सेटजेव रूल बनाने। और सेटजेव रूल क्या बोलता है भाई, सेटजेव रूल क्या बोलता है भाई, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होने वाली है। जिसके पास जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होएगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होएगा। आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस गेम खेल लेते हैं। मैं आपको यहां ठीक है जी, मैं आपको यहां एक अल्कोहल दे रहा हूं, इस पे मैं H2SO4 लिख रहा हूं, यहां मैंने प्रोटॉन लिखा, इसका अब एसिड कैटलाइज अपने आप ही हो गया। 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप। लो जी, इसको हटाकर सोच लिया करो, इसको हटाकर सोच लिया करो। जैसे ये हटेगा, भाई साहब ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, और ये प्राइमरी कार्बोकेटायन खुद को रीअरेंज कर लेगा, और रीअरेंजमेंट एक बार ही होगा किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, नेवर टू टाइम्स। क्लियर है? तो चलिए जी, अब जैसे ही कार्बोकेटायन आपने बनाया, अब अपने पड़ोस में इस जगह पर भी H इसको दिख रहे हैं, इस जगह पे भी H दिख रहे हैं, और HSO4 कहेगा ये प्रोटॉन मुझे दे दे ठाकुर। तो आपके पास एक बन जाएगी साइक्लोहेक्साइन, साइक्लोहेक्सेन लेकिन इथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, कॉमन नेम बोल दिया मैंने। और अब जो मेरे पास दूसरा बना, इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर 7, और इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज ओनली 1। दैट्स व्हाई यील्ड इसकी ज्यादा होगी, और ये हमारे आर्मी के मेजर साहब होंगे। क्लियर? और ये माइनर साहब होंगे। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपको कुछ यहां, ठीक है जी, बिल्कुल, तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया, यहां प्रोटॉन बना, ये भाई साहब रीअरेंज हुए, अगर आप इसको समझ पाए तो। क्लियर? माइनस वाटर हुआ, ओके, यहां रीअरेंजमेंट हुआ, ओके, और प्लस यहां आया था, तो इसके पड़ोस से, इस जगह से H निकलकर मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। मेजर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 12 है। ओके, इस टाइप के आप ढेरों, इस टाइप के आप ढेरों प्रैक्टिस गेम खेल सकते हो। और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, कार्बोकेटायन ने बनना ही बनना है, बनना ही बनना है। हाँ जी, अगर मैं आपको एल्यूमिना दे दूं, इसमें प्रोटॉन तो है नहीं, इसमें प्रोटॉन तो है नहीं, जब प्रोटॉन नहीं है तो कार्बोकेटायन तो बनेगा नहीं, और जब कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, तो जब भी आप एल्यूमिना Al2O3 लेकर चल रहे हैं, तो यहां प्रोटॉन तो है नहीं, तो कार्बोकेटायन बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उस मैकेनिज्म के तो आने की बिल्कुल चांस नहीं है। तो होएगा क्या, यहां कार्बोकेटायन बना नहीं, तो इसीलिए आपको देखना क्या है, अगर मैं आपको कुछ इस टाइप का
सबस्ट्रेट दे देता हूं और यहां एल्यूमिना लिख के दे देता हूं और यहां आपको 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिख के दे देता हूं, तो बस आपको हल्की सी अकल लगानी है, ज्यादा दिमाग मत खर्च करना इस पे। अल्फा बीटा, यहां बीटा पे कुछ है नहीं, क्लियर, नील बट्टे सन्नाटा। तो आपका जो आंसर है वो लेस स्टेबल एल्कीन इज इन हायर यील्ड बन जाना है। लेस स्टेबल एल्कीन इज इन द हायर यील्ड बन जाना है, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में सारी बातें 1 to 1 एंटर कर गई होंगी। जहां भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, मैं फिर एक बार हल्की समरी बना देता हूं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंटेन्स प्रोटोन, वहां कार्बोकेटायन बनेगा और वहां एस पॉसिबल एस, क्लियर ना। तो वहां रीअरेंजमेंट, ऐसा नहीं कि कार्बोकेटायन बना और फिर आप कसम खा के बैठ गए कि रीअरेंजमेंट तो करवाना ही करवाना है, क्लियर, ऐसी कोई कसम नहीं है आपको। ओके, पॉसिबिलिटी चेक करनी है, पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अब इथाइल बन गया, उसमें अब रीअरेंजमेंट है, तो इस टाइप की कोई बातें आपने सोचनी तक भी नहीं है, क्लियर। चलो जी, अब अगर आपके पास नो हाइड्रोजन लाइक एल्यूमिना, तो भाई कार्बोकेटायन भी नहीं बनेगा और कोई भी रीअरेंजमेंट के चांसेस भी नहीं होने वाले, ठीक है जी। चलिए, ये डिहाइड्रेशन की बात चली, एक बार मैं पीछे आपको फिर दिखा दूं। मैंने समरी बनाई थी कि प्रिपरेशन मेथड्स में हमें क्या क्या चाहिए। ओके, तो प्रिपरेशन मेथड्स के अंदर मेरे पास पहला एल्केन से हो गया, एल्कीन से बनता नहीं है, एल्काइंस पे हाइड्रोजन जोड़ दिया पीडीसी की प्रेजेंस में, बिर्च रिडक्शन डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन का E1E2 मैंने करवा दिया, डाइहाइलोकेन जिंक एल्कोहल की प्रेजेंस में करवा दिया, एल्कोहल पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैंने एल्यूमिना भी दे दिया और इसके अलावा H2SO4 भी दे दिया। तो अब हम बढ़ते हैं एंडिंग की तरफ, कोल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस। तो थोड़ा स्मार्टली हैंडल करिएगा बातों को, कोल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है जी। आइए, सेवेंथ एंड लास्ट प्रिपरेशन, यह है कोल्प्स कोल्बे, कोल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है जी। इसका सबस्ट्रेट आपको पता ही होगा, मैकेनिज्म आप एल्केन में पढ़ चुके हैं। सोडियम, पोटेशियम सोडियम में से किसी भी एक का सोल्ट सक्सीनेट और द डेरिवेटिव ऑफ सक्सीनेट, ठीक होगी बात। सक्सीनिक एसिड आप इसको बोलते हैं, सक्सीनिक एसिड आप इसको बोलते हैं, सक्सीनिक एसिड आप इसको बोलते हैं, इट इज सक्सीनिक एसिड, ठीक है जी। और डेरिवेटिव की बात करें तो यहां आर आर पुट कर दें, ठीक है जी, यहां आर आर पुट कर दें, क्योंकि बात। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको बताया सबस्ट्रेट तो आ ही गया, इसमें सीधा प्रोसेस ही लिखना आपको कि प्रोसेस क्या है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और इसके मैकेनिज्म के अंदर जो इसका इंटरमीडिएट बनता है, इसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है, जो इसका इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल में भी यहां 2 R है, तो आप बोल सकते हो बनता है डाई रेडिकल। क्या बनता है जी, डाई रेडिकल। ओके, तो सीधी रिएक्शन कराएं, टाइम खराब नहीं करते इसके अंदर हम लोग, क्योंकि इतना कोई खतरनाक भी ये टॉपिक है नहीं, ठीक होगी बात। तो यहां इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, ये भाई साहब इस दुनिया से निकल लिए, जब ये इस दुनिया से निकले तो यहां बाइरेडिकल बन गया और ये बाइरेडिकल एक दूसरे को ज्वाइन कर गए, तो आपके पास क्या आ गया, इथीन, आपके पास क्या आ गया, इथीन। ओके, अगर मैं इसके अंदर मिथाइल सक्सीनेट लिख देता हूं, मिथाइल सक्सीनेट लिख देता हूं, तो बच्चे आप समझ गए हो क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर आपके पास आएगा प्रोपीन, इसका आंसर आपके पास आएगा प्रोपीन। अच्छा जी, एक बात और, अगर कहीं बाइरेडिकल बन रहा है तो उसके डाइमराइज होने के चांस भी प्रॉपर
है वो डाइमराइज होएगा तो एक अनस्टेबल साइक्लो एल्केन मीन साइक्लोब्यूटेन बनेगा, लेकिन ये अनस्टेबल होने की वजह से इसकी यील्ड कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, इसकी यील्ड पुअर है, इसकी यील्ड। और आपने मेरे साथ में आइसोमेरिज्म के पार्ट में रिंग स्ट्रेन पढ़ा है, 4 कार्बन में रिंग स्ट्रेन है ड्यू टू 90 डिग्री एंगल जो एक्सपेक्टेड से काफी कम है 109 से, तो इसकी यील्ड क्या हो गई है, पुअर। इसकी यील्ड क्या हो गई है, पुअर। ओके, तो ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, इसमें कोई ज्यादा मगजमारी करने की नीड आपको नहीं है। चलिए, अब ये मेरे पास प्रिपरेशन मेथड्स की एंडिंग हो गई है। अब थोड़ा सा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे नजर मार लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे नजर मार लेते हैं, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ऐसा गुर सिखाऊंगा मैं जिसमें आप सिर्फ रिएक्शन देखकर पहचान जाएंगे कार्बोकेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है जी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कीन्स। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ नजर मार ले हम लोग। ठीक है जी, वैसे कोई खतरनाक प्रॉपर्टी जिसकी है नहीं, जो 2 से 4 कार्बन की एल्कीन है, एक कार्बन वाली तो हाईली अनस्टेबल कार्बीन है जिसको आप एग्जिस्ट होता हुआ मानते भी नहीं हो। क्लियर, ये आपके पास कलरलेस, कलरलेस, क्लियर, और बिना किसी स्मेल की, ओडरलेस, क्या है, गैसेज है। ठीक है जी, C5 से लेकर C17 तक चल रहा हूं, C5 से C70 तक चल रहा हूं, कलरलेस, क्या है जी, लिक्विड, और एक सीक्वेंस फॉलो होती है। अगर आप पीछे नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कंट्रोल्ड बाय द आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप जितना छोटा होएगा गैस, जितना बड़ा होएगा लिक्विड, और उसके बाद आप C18 ऑनवर्ड्स क्या बनाने वाले हैं जी, सॉलिड्स। ओके, उसके बाद अगर मैं बीपीएमपी की बात करूं तो इसके लिए तो मेरी एक सिंपल सी बात फॉलो करें आप, मोलिकुलर वेट जितना ज्यादा हो, ठीक है जी, साइज जितना बड़ा हो, ब्रांचिंग जितनी कम हो, मीन लीनियर, ठीक है ना, लीनियर तो स्ट्रक्चर वाइज लीनियर नहीं, स्ट्रेट चेन आप कह सकते हैं ना, सीधी चेन, लाइन, क्लियर है। अनब्रांच्ड मतलब जितने अनब्रांच्ड होंगे उतने उनके बीपी ड्यू टू हाई वेंडरवाल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, वेंडरवाल फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से। तो बीपीएमपी एल्कीन्स के हायर हैं एल्केन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि थोड़ी बहुत पोलैरिटी भी इनकी बढ़ गई है। तो एल्केन्स कोरस्पॉन्डिंग ले लो और इधर आप एल्कीन उठा लो, तो एल्कीन का बीपी ज्यादा होएगा। ठीक है जी, एल्केन के कंपैरिजन में। रीजन मैंने ऊपर बताया ही आपको, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, थोड़ा सा इसमें पोलैरिटी बढ़ गई है। एल्केन्स के कंपैरिजन में, ठीक है जी। और सोल्युबिलिटी की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पानी में नहीं घुलते हैं, इनसोल्यूबल इन द वाटर, पानी में नहीं घुलते, और घुलने की वजह भी नहीं है कोई, क्लियर। लेकिन अगर आप बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर तो ये सोल्यूबल है, लाइक बेंजीन, ईथर एटसेट्रा। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्लियर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक रिवीजन मार ले, छोटे मेंबर 24, 24 कलरलेस ओडरलेस गैसेस, 15 to 17 लिक्विड, 18 ऑनवर्ड सॉलिड हो गए। बीपी इनका मोलिकुलर वेट साइज वेंडरवाल फोर्सेस बढ़ने से बढ़ता जा रहा है, क्लियर। और ब्रांचिंग बढ़ेगी तो कम हो जाएगा, ठीक है जी। एल्केन के कंपैरिजन में इनकी बीपी क्या है, एल्केन के कंपैरिजन में इनकी बीपी क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि स्लाइटली पोलर हो गया। पोलर क्यों हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड आ गया आपके पास, ठीक है जी। तो एक ये हमारे पास प्रिपरेशन के साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन हुआ, प्रॉपर्टीज के साथ साथ अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे इसके, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे।